दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विद डीके में। आज हम लोग इस चैनल पे मैकिंडर का हृदय स्तर सिद्धांत देखने जा रहे हैं, यानी हार्ट लाइन थियरी मैकिंडर का देखने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, हम लोग यूजीसी नेट दिसंबर जो 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं भूगोल विषय से। ठीक है, अगर आप लोग भी भूगोल विषय से यूजीसी नेट का फॉर्म भरे हैं तो बिल्कुल यह चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे हम भूगोल विषय से संबंधित जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है भूगोल में उसको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं निश्चित तौर पे एग्जाम में आपको बहुत ही लाभ होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सर हलफोर्ड जॉन मैकिंडर, ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ था 1861 में, इनकी मृत्यु हो गई थी 1947 में। इन्होंने हार्टलैंड थियरी दिया था, यानी हृदय स्तर सिद्धांत दिया था। ठीक, तो जो मैकिंडर थे वह जन्म के स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, मैकिंडर लंदन जो विश्वविद्यालय था उससे भूगोल विषय के प्रोफेसर थे एवं इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निर्देशन ब्रिटेन ठीक है फिर निर्देशक थे। साथ ही साथ यह ब्रिटेन के जो संसद के सदस्य थे एवं जो रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी थे उसके उपसभापति आदि पदों पे यह आसीन थे। ठीक, अब इनकी प्रमुख कृतियाँ अगर देख लें मैकिंडर का, मैकिंडर ने अपना जो प्रथम लेख था 1890 में लिखा था। जो इनका प्रथम लेख था वह था द फिजिकल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल जियोग्राफी 1890 में। ठीक, जो स्कॉटिश जियोग्राफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ। दूसरा इनका लेख था, यह जो दूसरा लेख था वह रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के सम्मुख इन्होंने पढ़ा था। वह जियोग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री 1904 में इन्होंने दूसरा लेख लिखा था। ठीक, ऐसा विश्वास किया जाता है इसी लेख ने ही स्वीडन के जेलेन और जर्मनी के हाउसहोफर को भू राजनीति के अध्ययन के लिए प्रेरित किया था। कौन सा लेख इनका? दूसरा लेख। दूसरा जो इनका था जियोग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री, इसी लेख से, ठीक है, स्वीडन के जो विद्वान थे के जेलेन और जर्मनी के हाउसहोफर, इन्होंने भू राजनीतिक यानी जियो पॉलिटिकल के अध्ययन के लिए इनको प्रेरित किया था। तीसरा इन्होंने पुस्तक लिखा था एक, इन्होंने डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटी 1919 में। ठीक है, इन्होंने अपना पुस्तक लिखा था जिसका दूसरा संस्करण 1942 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इन्होंने एक अन्य लेख लिखा था 1943 में, द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ पीस। ठीक है, इन्होंने 1943 में एक अन्य लेख लिखा था। ठीक, अब हम देखने जा रहे हैं मैकिंडर का इतिहास की भौगोलिक धुरी, जो पुस्तक थी, सॉरी लेख थी, इन्होंने जो इतिहास की भौगोलिक दूरी जो 1904 में, यानी इसकी अंग्रेजी जियोग्राफिकल पीवट ऑफ हिस्ट्री, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। मैकिंडर ने अपना पहला शोध पत्र इतिहास की भौगोलिक धुरी 1904 25 जनवरी 1904 को रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने एक मानचित्र के द्वारा धुरी क्षेत्र, ठीक है, को चित्रित किया एवं इस मानचित्र का नाम शक्ति के प्राकृतिक आधार रखा। तो जो मानचित्र इन्होंने बनाया और उस मानचित्र में धुरी क्षेत्र को चित्रित किया था और मानचित्र का क्या नाम था? शक्ति के प्राकृतिक आधार मानचित्र का इन्होंने नाम रखा। इसमें धुरी क्षेत्र को पूर्णतः महाद्वीपी, जो धुरी क्षेत्र है उसको पूर्णतः महाद्वीपी, आंतरिक चंद्राकार क्षेत्र को अर्ध महासागरी एवं बाह्य अर्धचंद्राकार को पूर्णतः महासागरी रूप में प्रदर्शित किया। तो इन्होंने एक मानचित्र बनाया था, उस मानचित्र का नाम रखा था शक्ति के प्राकृतिक आधार, और उसमें उन्होंने धुरी क्षेत्र और आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र और बाह्य अर्धचंद्राकार क्षेत्र को पूर्णतः महासागरी रूप में प्रदर्शित किया। यानी जो धुरी क्षेत्र था वह पूर्णतः महाद्वीपी था। ठीक है, जो आंतरिक अर्धचंद्राकार क्षेत्र था वह अर्ध महासागरी था, यानी अर्ध महासागरी था, अर्ध महासागरी था, और बाह्य अर्धचंद्राकार जो क्षेत्र था वो पूर्णतः महासागरी था। ठीक, अभी हम धुरी क्षेत्र को दिखाते हैं। देखिए, जो धुरी क्षेत्र था पहला इनका, ठीक है, यह पूर्णतः क्या था? महाद्वीपीय था, यानी यह इसके कोई भी भूभाग वह महासागरी नहीं थे। और दूसरा इन्होंने इसको मानचित्र को बांटा, वह आंतरिक या उपांतीय अर्धचंद्राकार, यह अर्ध महासागरी था। इसके कुछ क्षेत्र महासागर में थे, कुछ महाद्वीप में थे। जो तीसरा था इनका बहिर्वर्ती या द्वीपीय अर्धचंद्राकार, यह पूर्णतः महासागरी था। ठीक, आगे मैकिंडर का जो विश्व मानचित्र बना था वह किस प्रक्षेप पे बना था? वह
मर्केटर, सॉरी यहाँ थोड़ा गलती होगा, मर्केटर प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप होना चाहिए, मस्केटर लिखा गया, ठीक है, गलती से मर्केटर प्रक्षेप पे था, ठीक। मैकिंडर का विश्व मानचित्र किस पे बना था? मर्केटर प्रक्षेप पे, आप लोग नोट कर लेंगे, यह एग्जाम में पूछता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं संकल्पना की पृष्ठभूमि, ठीक। तो इस संकल्पना की पृष्ठभूमि थी यूरोपीय सभ्यता का उदय एशियाई आक्रमणों द्वारा हुआ, ठीक है, यहाँ सभ्यता होगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सभ्यता का उदय एशियाई आक्रमणों द्वारा हुआ था। एशिया के स्टेपिक प्रदेश में यूराल एवं कैस्पियन के मध्य मार्ग से 5वीं से 6वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में अनेक आक्रमण हुए। इससे यूरोप के साथ साथ भारत, चीन, ईरान, इराक आदि प्रभावित रहे, ठीक है। तीसरा, ब्रिटिश साम्राज्य शिखर से अवनति की ओर अग्रसर एवं नई दुनिया के ब्रिटिश उपनिवेश स्वतंत्र हो चुके थे। ब्रिटेन को साम्राज्य पतन का अनुमान हो गया था। चौथा, इनका जो संकल्पना का पृष्ठभूमि था, समुद्री शक्ति का दबदबा समाप्त हो रहा था। पांचवा था, वायु शक्ति का भी विकास नहीं हो पाया था, ठीक है। मैकिंडर ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के इस बृहत भूखंड को क्या कहा था? विश्व द्वीप कहा था, ठीक है, वर्ल्ड आइसलैंड कहा था, ठीक है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के समृद्ध भूभाग को क्या कहा था इन्होंने? विश्व द्वीप कहा था। तो पूछेगा मैकिंडर के विश्व द्वीप में क्या क्या शामिल थे, तो आपको ध्यान देना, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, यही तीनों महाद्वीप को इन्होंने विश्व द्वीप की संज्ञा दी थी, ठीक है। जो विश्व द्वीप था मैकिंडर के अनुसार, जो विश्व द्वीप था, ठीक है, मैकिंडर के जल अनुसार भूमंडल के धरातल का 9/12 भाग एवं 3/12 भाग स्थल के रूप में पाया जाता है। समस्त मतलब भूमंडल का जो समस्त भाग था, ठीक है, उसमें 9/12 भाग एवं 3/12 भाग जल और स्थल, ठीक है, यानी 9/12 भाग जल और 3/12 भाग स्थल पाया जाता था मैकिंडर के अनुसार। स्थलीय भूभाग जो 3/12 का 2/3 क्षेत्र विश्व द्वीप के अंतर्गत था। 2/3 का मतलब होता 66%, ठीक है, जो समस्त स्थल था उसका 66% विश्व द्वीप के अंतर्गत पाया जाता था मैकिंडर के अनुसार। उस विश्व द्वीप में कौन कौन महाद्वीप सम्मिलित थे? यूरोप, एशिया और अफ्रीका, ठीक है। जबकि 1/3 जो शेष भाग था उसमें जापान, ब्रिटिश द्वीप एवं उत्तर, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि के अधिकार में है, ठीक। विश्व द्वीप में समस्त विश्व की जो जनसंख्या थी कितनी थी? 7/8 भाग, जबकि शेष विश्व में कितनी थी? 1/8 भाग, ठीक। थोड़ा कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुआ। मैकिंडर ने विश्व के स्थल खंडों को त्रिसोपानिक क्रम के अंतर्गत रखा, ठीक है। अगर पूछेगा मैकिंडर ने विश्व के स्थल खंडों को किस क्रम में रखा था, तो वह त्रिसोपानिक क्रम में विभक्त किया था, ठीक है। प्रथम जो वर्ग था उसके अंतर्गत विश्वद्वीप का वह बृहत क्षेत्र सम्मिलित था जिसका जल प्रवाह आंतरिक अथवा आर्कटिक सागर की तरफ उन्मुख था। यह क्षेत्र 3 तरफ से यानी दक्षिण से, पश्चिम से एवं पूर्व में पर्वत श्रृंखलाओं से एवं उत्तर की ओर बर्फीले आर्कटिक सागर से घिरा हुआ था, ठीक है, प्रथम वर्ग। मैकिंडर ने इसे धुरी क्षेत्र कहा था, ठीक, जो बाद में हृदय स्थल कहलाने लगा, ठीक। धुरी क्षेत्र का विस्तार पश्चिम में, ठीक है, वोल्गा नदी के तट से पूर्व में पूर्वी साइबेरिया तक एवं दक्षिण में हिमालय पर्वत से उत्तर में आर्कटिक सागर तक फैला हुआ था। किसका? धुरी क्षेत्र का विस्तार। पश्चिम में वोल्गा नदी, ठीक है, पूर्व में साइबेरिया तक और दक्षिण में हिमालय पर्वत और उत्तर में आर्कटिक सागर तक फैला हुआ था धुरी क्षेत्र, ठीक है। आगे राजनीतिक दृष्टि से पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर यह समस्त धुरी क्षेत्र जो था वह सोवियत रूस के अधीन था, ठीक है। मैकिंडर के धुरी क्षेत्र की प्रमुख विशेषता यह है कि यह 3 तरफ से पर्वतों से घिरे होने के कारण एवं उत्तर में आर्कटिक सागर के बर्फीले क्षेत्र के कारण यह किसी भी समुद्री शक्ति के लिए अजेय और अलंघ्य है एवं एक गढ़ किले की भांति सामरिक दृष्टि से सुरक्षित है, ठीक है। जो मैकिंडर का धुरी क्षेत्र था, मान लिया धुरी क्षेत्र जो है वह पश्चिम से भी, पूरब से भी और दक्षिण से भी यह पर्वतों से घिरा था, ठीक है, जबकि उत्तर से यह सागर से घिरा था, इसलिए यह किसी भी समुद्री शक्ति से एकदम से पूरी तरीके से सुरक्षित था, ठीक। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत हृदय स्थल एक आंतरिक अथवा जो धुरी क्षेत्र या हृदय स्थल था वह एक आंतरिक उपांति अर्ध, यहाँ अर्ध होगा, चंद्राकार क्षेत्र से घिरा था जिसका प्रवाह क्षेत्र कई महासागरों की ओर उन्मुख था। इसके अंतर्गत पश्चिम यूरोप, नवीन पूर्व या मध्य पूर्व,
दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया एवं सुदूर पूर्व के क्षेत्र समाहित थे। जो धुरी क्षेत्र था या हृदय स्थल था वह एक आंतरिक उपांतीय अर्धचंद्राकार क्षेत्र से भी घिरा हुआ था। ठीक है, उसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित है? पश्चिमी यूरोप, नवीन पूर्व या मध्य पूर्व, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया एवं सुदूर पूर्व के क्षेत्र समाहित थे। तृतीय वर्ग के अंतर्गत आंतरिक उपांतीय क्षेत्र से बाहर जो तृतीय वर्ग था वह बहिर्वर्ती या द्वीपीय चंद्राकार क्षेत्र पाया जाता है, जिसके अंतर्गत उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अफ्रीका सहारा के दक्षिण का क्षेत्र सम्मिलित है। अब एक बार आप मैप देख लीजिए। ठीक, यहाँ पे देखिए जो धुरी क्षेत्र था मैकिन्डर ने कहा था यह 3 तरफ से, यानी ये कोई भी मैप होगा उसके ऊपर एकदम उत्तर होता है, उसके नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब और इधर पश्चिम। ठीक है, तो यह पूरब की तरफ से पर्वत से घिरा था। ठीक, और यह फिर पश्चिम की तरफ से पर्वत से, दक्षिण की तरफ से पर्वत से धुरी क्षेत्र, जबकि उत्तर की तरफ से यह आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ था, इसलिए यह किसी भी समुद्री शक्ति से एकदम से सुरक्षित था। फिर धुरी क्षेत्र के नीचे जो धुरी क्षेत्र था एक आंतरिक अर्धचंद्राकार, देखिए आंतरिक अर्धचंद्राकार से धुरी क्षेत्र घिरा हुआ था। फिर जो आंतरिक अर्धचंद्राकार द्वितीय वर्ग के अंतर्गत था, तीसरा जो वर्ग था बहिर्वर्ती या अर्धचंद्राकार क्षेत्र, ठीक है, उसके अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित थे, जो ये तीनों हम बताए हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं मैकिन्डर का विश्वास था कि भविष्य में एक अस्थिर शक्ति का विश्व पर प्रभुत्व होगा, इसका अधिकार धुरी क्षेत्र पर होगा। ठीक, मैकिन्डर के अनुसार धुरी जो क्षेत्र था पश्चिम एवं पूर्व से भेद्य मतलब उसमें प्रवेश किया जा सकता है। इसकी 2 संभावनाएं हो सकती हैं। पहला, जर्मनी यदि रूस का मित्र हो जाए तो पश्चिम की तरफ क्षेत्र से पहुंचा जा सकता है। ठीक है, दूसरा, चीन और जापान के सहयोग से रूस पर अधिकार प्राप्त कर ले तो वह पूरब क्षेत्र से धुरी क्षेत्र पर प्रवेश कर सकता है। यानी मैकिन्डर के अनुसार जो धुरी क्षेत्र था यानी हार्टलैंड जो था वह 2 तरफ से भेद्य था, यानी उसमें प्रवेश किया जा सकता था, पहला पश्चिम की तरफ से, दूसरा पूरब की तरफ से। इसकी 2 संभावनाएं हो सकती हैं। पहला संभावना यानी पश्चिम की तरफ से अगर प्रवेश करना है तो जर्मनी को रूस का मित्र होना पड़ेगा, और दूसरा जो पूरब से अगर घुसना है धुरी क्षेत्र में तो चीन जापान के सहयोग से रूस पर अगर अधिकार कर ले तब। ठीक, हृदय स्थल की संकल्पना सन 1919 में मैकिन्डर की पुस्तक डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटी प्रकाशित हुई, जो इनके लेख 1904 के संशोधनों पर आधारित थी। इस पुस्तक में उन्होंने धुरी जो क्षेत्र था यानी पीवट जो एरिया था उसको एक नया नाम दे दिया था, क्या? हृदय स्थल यानी हार्टलैंड। तो पूछेगा एग्जाम में, ठीक, किस सन में धुरी क्षेत्र को हृदय स्थल का नाम दिया गया था? तो 1919 में। ठीक है, ध्यान रहे मैकिन्डर के जो पुस्तक थी डेमोक्रेटिक आइडल्स एंड रियलिटी नामक पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी 1919 में, उसी पुस्तक में उन्होंने धुरी क्षेत्र को हृदय स्थल का नाम दिया था। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग देखते हैं तो मैकिन्डर से आने वाले किसी भी भूगोल के एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब क्यों नाम दिया था? तो इसकी पृष्ठभूमि है, जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में पराजित हो चुका था एवं मित्र जो राष्ट्र जर्मनी से शांति प्रस्ताव की तैयारी कर रहे थे। ठीक, रूसी जार साम्राज्य समाप्त हो चुका था सन 1917 एवं नई मतलब जो रूसी जार साम्राज्य समाप्त हुआ था 1917 में, वहाँ पे एक नई साम्यवादी सरकार ने जर्मनी से उसी शर्तों पर समझौता कर लिया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश नौसेना काला सागर तक प्रवेश नहीं कर पाई थी। ठीक है, चौथा जो था, जर्मनी जहाजी बेड़े ने ब्रिटिश नौसेना को बाल्टिक सागर में से बाहर कर दिया था। उपरोक्त घटनाओं ने मैकिन्डर को प्रेरित किया कि वह अपने पुराने विचारों में संशोधन प्रस्तुत करे। मैकिन्डर के अनुसार समुद्री शक्ति विश्वद्वीप के उतने बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव नहीं रख सकेगी जितना प्रारंभ में उन्होंने सोचा था। इस प्रकार सामरिक दृष्टि से हृदय स्थल का क्षेत्र और भी विस्तृत हो जाता है, जिसके अंतर्गत बाल्टिक सागर, निचली एवं मध्य डेन्यूब घाटी, काला सागर, एशिया माइनर, तुर्की, अर्मीनिया, पर्शिया, तिब्बत एवं मंगोलिया आदि भाग समाहित हो जाते हैं। यानी 1919 में मैकिन्डर ने धुरी क्षेत्र 1904 का था उसमें और ज़्यादा विस्तार इन्होंने कर दिया था। अब धुरी क्षेत्र देखिए, पहले जो धुरी क्षेत्र इतना बड़ा था, ठीक है, इन्होंने इसको 1919 में अपने संशोधन में बढ़ा के इतना बड़ा कर दिया हृदय स्थल को। ठीक है,
इस वाले पूरे क्षेत्र को इन्होंने अब हृदय स्थल की संज्ञा प्रस्तुत की। तो इसमें इन्होंने यह सब नए क्षेत्र को इन्होंने सम्मिलित किया था। क्या क्या? बाल्टिक सागर निचली एवं मध्य डेन्यू घाटी, काला सागर, एशिया माइनर, आर्मीनिया, पर्शिया, तिब्बत, मंगोलिया, इस सब क्षेत्रों को भी इन्होंने सम्मिलित करके धुरी क्षेत्र को बढ़ा के हृदय स्थल को विस्तृत कर दिया था। ठीक है, आगे इनके अनुसार हृदय स्थल के इस क्षेत्र पर समुद्री शक्ति की पहुंच कठिन होगा। ठीक, चूँकि 1917 में जर्मनी की सेना रूस के दक्षिण पश्चिम स्टेपी क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी। मैकिंडर ने इस क्षेत्र के सामरिक महत्व को काफ़ी महत्वपूर्ण माना, जिसके रास्ते हृदय क्षेत्र में प्रवेश कर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। चीन जापान की तरफ से खतरे को निर्मूल कहते हुए मैकिंडर ने हृदय स्थल पर वास्तविक खतरा पश्चिम की तरफ से महत्वाकांक्षी जर्मनी द्वारा होने की संभावना व्यक्त की। ठीक है, तो इन्होंने कहा था पूरब की तरफ से, यानी यह इस क्षेत्र से हृदय स्थल पर प्रवेश करना मुश्किल है। अगर इस पर प्रवेश किया जा सकता है तो पश्चिम के क्षेत्र से, यानी जर्मनी द्वारा। ठीक है, और किसी तरफ से नहीं। मैकिंडर के अनुसार हृदय स्थल के पास अच्छा प्राकृतिक संपदा है। जो शक्ति इस पर कब्जा कर इसका समुचित उपयोग कर सकेगी, वह धीरे धीरे उपांत अर्धचंद्राकार क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करती हुई विश्वद्वीप पर अपना नियंत्रण कर लेगी। विश्वद्वीप के अंतर्गत कौन कौन? यानी एशिया, ठीक है, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप, तीनों मिला के इन्होंने अपना विश्वद्वीप कहा था। ठीक है, विश्वद्वीप पर जो शासन करने वाली शक्ति के अधीन विश्व का 2/3 क्षेत्र, 2/3 का मतलब 66%, एवं जनसंख्या 7/8 पाई जाएगी, जिसके कारण वह स्वयं में विश्व पर अपना अधिकार स्थापित कर लेगी। मैकिंडर, देखिए यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक हुआ, मैकिंडर। ठीक है, मैकिंडर ने अपने उपरोक्त विचारों को निम्न सूक्ति में अभिव्यक्त किया: जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वह हृदय स्थल पर अधिकार स्थापित कर सकेगा। जो हृदय स्थल पर शासन करेगा वह विश्वद्वीप को नियंत्रित करेगा। जो विश्वद्वीप पर शासन करेगा वह विश्व को नियंत्रित करेगा। ठीक, इन्होंने कहा था। संशोधित हृदय स्थल संकल्पना, मैकिंडर ने ही संशोधित हृदय स्थल संकल्पना 1943 में व्यक्त किया था। ठीक है, अपना 1919 ईस्वी तक मैकिंडर का ध्यान यूरेशिया एवं पुराने विश्व की ओर ही था, परंतु 20वीं, देखिए यहाँ पे बीतती नहीं 20वीं होगा। ठीक है, 20वीं सदी के तीसरे दशक यानी 1921 से 1930 के मध्य उन्हें आभास होने लगा कि उत्तरी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप अपनी सांस्कृतिक एकता के कारण भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार उन्होंने विश्व भू राजनीति की नई व्याख्या प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपनी प्रकाशित लेख द राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस के माध्यम में से व्यक्त किया। मैकिंडर ने उत्तरी अटलांटिक महासागर, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के सम्मिलित भूभाग को मध्यवर्ती द्रोण यानी मिडलैंड बेसिन नाम दिया। तो मिडलैंड बेसिन इन्होंने संकल्पना दिया 1943 में हृदय स्थल में संशोधन करके। तो मिडलैंड बेसिन के अंतर्गत कौन कौन से भाग सम्मिलित थे? उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के सम्मिलित भाग को इन्होंने मध्यवर्ती द्रोण यानी मिडलैंड बेसिन नाम दिया। इनके अनुसार यह क्षेत्र जो यूरेशियाई हृदय स्थल को चुनौती दे सकता है, जिसके अंतर्गत केवल रूस के उस भाग को सम्मिलित किया गया जो एनसी नदी के पश्चिम में स्थित है। इसके पूर्व स्थित क्षेत्र को मैकिंडर ने लीना लैंड कहा, जो अपनी सीमित आर्थिक सामरिक विशेषताओं एवं विषम धरातल के कारण भू राजनीतिक दृष्टि से बहुत कम है। ठीक है, महत्वपूर्ण कम है। देखिए, मिडलैंड बेसिन के अंतर्गत इन्होंने उत्तर पूर्वी, ठीक है, उत्तर पूर्वी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, ठीक है, एवं उत्तरी अटलांटिक महासागर के एरिया को इन्होंने मिडलैंड बेसिन कहा था। तो ये था हृदय स्थल सिद्धांत। आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे और नोट्स बना लेंगे। निश्चित तौर पे आने वाले किसी भी भूगोल के एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन मैकिंडर से नहीं जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।